हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जो है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम और ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। तो इस दो नियम को आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो सिंपल सी यहाँ पे बात हमने लिख दिया है कि ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। अच्छा, इतनी बात बेसिक आप जान लीजिए। ऊष्मागतिकी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका लेक्चर ये 7 है। तो लेक्चर 7 में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, मैं बता दूं आपको, तो जो ऊष्मागतिकी है, इसके ऊष्मागतिकी के कितने नियम होते हैं तो आपको ये बात पता होगा, और ना पता हो तो जान लीजिए। एक होता है प्रथम नियम, एक होता है द्वितीय नियम और एक होता है तृतीय नियम। तो ये 3 नियम होते हैं। ऊष्मागतिकी के 3 नियम होते हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। अब एक एक करके हम समझ लेते हैं जी। प्रथम नियम हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है, द्वितीय नियम को समझ लेते हैं, फिर तृतीय नियम को भी डिस्कस करेंगे। मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो द्वितीय नियम है ना, ये जब तक आप लेक्चर 6 को पूरी तरीके से नहीं समझेंगे तब तक ये समझना थोड़ी सी डिफिकल्ट होगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से डीप में बात कही जाएगी। अभी आपको समझ में भी आ जाएगा, थोड़ा सा समझिए। कह रहे हैं ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार, मतलब ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार क्या बताया गया कि किसी विलगित निकाय में, ध्यान से समझेंगे, किसी विलगित निकाय की जो एंट्रोपी होती है वो क्या होती है? बढ़ती है तथा अधिकतम मान तक पहुंच जाती है। अतः किसी विलगित निकाय की एंट्रोपी सदैव अधिकतम होती है। यही आपको सबसे पहले यहां तक परिभाषा लिखना है। अच्छा, कुछ समझ में आया आपको? नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा। सबसे पहली बात यहाँ पे कहा गया, एक विलगित निकाय की बात आ गई कि कोई भी विलगित निकाय है तो उसकी जो एंट्रोपी है सदैव बढ़ती रहती है। वहां पे कह रहा है ना कि एंट्रोपी बढ़ती है। तो समझिएगा, सबसे पहली बात कि विलगित निकाय क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा, फिर से एंट्रोपी क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए, इसीलिए मैंने कहा ना कि लेक्चर आप 6 को, 5 को, 4 को ये सब देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि हमने विलगित निकाय क्या होता है ये भी पढ़ा दिया है, एंट्रोपी क्या होता है अभी हमने कुछ दिन पहले ही कराया है। तो ये सब जानना आवश्यक है। फिर भी मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करूंगा। निकाय का मतलब होता है कोई भी एक सिस्टम है उसी को निकाय कहते हैं। जैसे मान लेते हैं एक बर्तन हमने लिया है और इस बर्तन में मान लेते हैं हमने जल के अणु यहाँ पे भर दिए हैं। तो ये जो जल के अणु हैं ये एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि ये एक निकाय है, एक सिस्टम है। ठीक है ना? बात समझ गए कि कोई भी बर्तन में कुछ भी हमने रख दिया तो एक प्रकार का निकाय कहला सकता है। ठीक है, अब डिटेल में जानना हो तो आप लिखिएगा निकाय ब्रदर्स स्टडी, इतना लिखकर सर्च करेंगे यूट्यूब पर, वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगला आता है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है कि अव्यवस्था। क्या? एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? अव्यवस्था। अव्यवस्था का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, सब आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि अव्यवस्था समझ रहे हैं ना? जैसे कि मान लेते हैं सपोज डेट कि आप स्कूल में हैं, स्कूल में अभी मान लेते हैं स्कूल में या मेले में गए हुए हैं, मेले में आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। तो वहाँ पे कोई व्यक्ति इधर जा रहे हैं, कोई इधर, कोई सीधा जा रहा है, कुछ इधर जा रहे हैं। मतलब वहाँ पे एक सीक्वेंस पैटर्न में, एक सीक्वेंस लाइन में कोई नहीं चल रहा है, कोई भी किधर भी जा रहा है। तो वहाँ पे लोगों की जो अव्यवस्था है वो अधिक है, लोगों की अव्यवस्था, वहाँ पे अव्यवस्था अधिक होगी। परंतु यदि आप मान लेते हैं स्कूल गए हुए हैं, वहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और आपने प्रेयर करने के लिए खड़े हैं, प्रार्थना करने के लिए, और उस समय पर सभी जो स्टूडेंट होंगे वो एक सीक्वेंस पैटर्न में, एक सीक्वेंस लाइन में पूरी तरीके से स्ट्रेट इस प्रकार खड़े होंगे। तो उनमें क्या होगा? उनमें अव्यवस्था कम होगा क्योंकि वो व्यवस्थित हैं, परंतु मेले में अव्यवस्था अधिक होता है। तो इसका मतलब एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? अव्यवस्था। यदि एंट्रोपी बढ़ती है, एंट्रोपी बढ़ने का मतलब है किसी विलगित निकाय की एंट्रोपी बढ़ती है, इसका मतलब क्या है कि किसी भी विलगित निकाय की जो अव्यवस्था है वो बढ़ती है।
ठीक है ना। यही बात बताया गया कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में बताया गया कि कोई भी विलगित निकाय है तो किसी विलगित निकाय की जो एंट्रोपी होती है, अव्यवस्था होता है, वो बढ़ती है तथा अधिकतम मान तक पहुंच जाती है, और वो पूरी अपनी अधिकतम मान तक पहुंच जाती है, जितना उसको अव्यवस्था होना चाहिए उतना तक पहुंच जाती है। अतः किसी भी विलगित निकाय, कोई भी विलगित निकाय है, कोई भी सिस्टम है, तो उसकी एंट्रोपी सदैव अधिकतम होती है। किसी भी विलगित निकाय की जो एंट्रोपी होती है वो सदैव अधिकतम होती है। अधिकतम का मतलब समझ रहे हैं ना किसी भी विलगित निकाय की जो एंट्रोपी होती है सदैव अधिकतम होती है। अधिकतम का मतलब सिंपल सा हम ये कह सकते हैं कि अव्यवस्था सबसे अधिक उसमें है, ठीक है ना। तो ये है एंट्रोपी का परिभाषा। मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी समझने में दिक्कत आ रही होगी, ठीक है ना, मैं खुद जानता हूँ। इसका दिक्कत देखिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आपको क्या है कि लेक्चर आपने सीधा 7th देख रहे हैं तो कैसे आपको समझ में आएगा। अब जिनको विलगित निकाय नहीं समझ में, एंट्रोपी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो वो कैसे समझेंगे। तो यही बात है, आप जब समझ लेंगे ना तो आपको समझने में थोड़ी सी कम परेशानी आएगी, आप समझ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है अतः किसी विलगित निकाय की अधिकतम एंट्रोपी की जो अवस्था होती है वो सबसे अधिक अस्थायी होता है। तो सिंपल सा है, यदि आपको पढ़ना है, इसको डिटेल में समझना है, मेरा दोस्त आपको सजेशन रहेगा लेक्चर आप जाकर 1 से आप इस चैप्टर को देखिए, आपको समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। और यदि आपको केवल इसका काम है कि आपको परिभाषा लिख देना, तो सिंपल से यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे, आपके काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपकी इच्छा जैसे आप करें, बट स्पष्ट में कह दे रहा हूँ, जब तक आप इस खासकर इस चैप्टर का बेसिक से नहीं पढ़ते आ रहे हैं तो इसको समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, आगे बढ़े जी। चलिए अब आता है ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। ये भी कुछ उसी प्रकार है, फिर भी मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। कह रहा है कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम, सॉरी यहाँ पे तृतीय होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, तृतीय नियम, ठीक है ना। तो ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम के अनुसार परम शून्य ताप पर, अब जिनको परम शून्य ताप न पता हो वो कैसे समझेंगे, तो सिंपल सी बात है, परम शून्य ताप का मतलब सिंपल सा समझिए, जिसका ताप शून्य होता है परम शून्य ताप, ठीक है। अभी इतना ही केवल समझिए, ठीक है, जबकि इसका डिटेल में एक्सप्लेन हमने किया हुआ है, डिटेल में समझेंगे तो बेटर होगा। तो कह रहा है कि परम शून्य ताप पर सभी पूर्णतः क्या होते हैं, क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं, ठोस की एंट्रोपी शून्य होती है, ठीक है, क्योंकि सभी अवयवी कण पूर्णतः व्यवस्था होती है, मतलब व्यवस्थित होते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि परम शून्य ताप पर जो सभी जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी जो एंट्रोपी होती है वो शून्य होती है, ठीक है। जैसे कोई भी क्रिस्टलीय ठोस है, ये मैं बता दे रहा हूँ। अब इसकी क्रिस्टलीय ठोस है तो इसके अवयवी कण होंगे, इस प्रकार अवयवी कण होंगे, वो एक सीक्वेंस पैटर्न में होंगे, एक निश्चित व्यवस्था में इस प्रकार व्यवस्थित होंगे। होंगे कि नहीं होंगे जी, होंगे ना, बिल्कुल होंगे। अब आप समझिएगा, तो यहाँ पे हमने ये कहा कि परम शून्य ताप पर जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, जैसे बर्फ हो गया, ठीक है ना, अदर कोई भी चीज हो गया, ये भी एक ठोस ही है, ठीक है ना, तो उसकी एंट्रोपी शून्य होती है। एंट्रोपी का मतलब जो अव्यवस्था होता है, अव्यवस्था, अव्यवस्था क्या होती है, सबसे कम होती है, मतलब अव्यवस्था कम होती है। एंट्रोपी का मतलब अव्यवस्था कम है, मतलब इसका ये नहीं है कि इसके जो कण हैं वो कोई इधर है तो कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, ऐसे नहीं है। इसमें अव्यवस्था नहीं, एक सीक्वेंस पैटर्न में है, मतलब ये सभी व्यवस्थित हैं, तो इसीलिए एंट्रोपी क्या है, शून्य है। कह रहा है क्योंकि सभी जो अवयवी कण पूर्णतः व्यवस्था में होते हैं, सभी अवयवी कण पूर्णतः व्यवस्था में हैं, इसीलिए एंट्रोपी क्या है, इसकी शून्य है। बात आप समझ गए ना, यही बात कहा गया। आप लिखेंगे ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम के अनुसार परम शून्य ताप पर सभी पूर्णतः क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी शून्य होती है, क्योंकि सभी अवयवी कण पूर्णतः व्यवस्थित होते हैं। तो ये बात है, इतना लिख देंगे आपका काम कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये टॉपिक समझने के लिए बेसिक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा।
हालांकि मैं ये टॉपिक छोड़ने वाला था, बट फिर मैंने कहा कि आप कहेंगे सर आपने टॉपिक ही कराया नहीं, जो सीक्वेंस में पढ़ते हुए आ रहे हैं उनके लिए मैंने एक टॉपिक कराने का निश्चय किया, फिर से मैंने कराया। ठीक है, क्योंकि वो तो पढ़ते हुए आ रहे हैं तो उनको तो समझ में आ जाएगा, बट मैं जानता हूँ कि बीच से भी बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो ऐसे पढ़ते हैं, तो उनके लिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर वाइज आपको सभी का वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर अपनी स्टडी कीजिए। ठीक है ना। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।